यस क्लास, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन। कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज, न्यू चैप्टर, जिसमें हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। फर्स्ट चैप्टर है, एक बहुत प्यारी सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है, जिसमें हम एक चैप्टर को एक वीडियो के अंदर यानी एक क्लास में खत्म करते हैं। बताना जरूर ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले दो टर्म आती है, एक है इकोनॉमी और एक है इकोनॉमिक्स। इन टर्म को समझते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक एक स्टडी है। किस चीज की स्टडी है? इकोनॉमिक स्टडी है हमारे इंडिविजुअल की या बिजनेस की या गवर्नमेंट की या सोसाइटी की। इस स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं? इस स्टडी के अंदर हम चूज करते हैं, क्या चूज करते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को मुझे कहाँ पे एलोकेट करना है, कहाँ मुझे उन रिसोर्सेस को इन्वेस्ट करना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो मेरे रिसोर्सेस हैं वो मेरे पास लिमिटेड हैं। मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। जो एलोकेशन जो मैं करना चाहती हूँ, एलोकेट क्यों करना है? क्योंकि मेरी वांट जो है, मेरी विशेस जो हैं, मेरी जो चाहत है, जो मैं रिसोर्सेस से परचेज करना चाहती हूँ, वो सारे मेरी वांट एंड विशेस मेरी अनलिमिटेड हैं। तो इकोनॉमिक आपका वो डिसीजन लेता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ एक ह्यूमन बीइंग की अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाइड किया जा सकता है। इकोनॉमिक आपका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। क्या बनाता है? बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाता है, जिसमें आप अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाइड कर सकते हो फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेस। क्लियर यहाँ तक? इकोनॉमिक्स समझ में आया। अब इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी बेटा आपका एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक्चुअली आपका एक तरीके का सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर आप क्या देखते हो? कहाँ पे कितना प्रोड्यूस वेट ए सेकेंड, हाँ यस, कहाँ पे कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो पूरा का पूरा सिस्टम। आपने रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए। अब रिसोर्सेज एलोकेशन के अंदर आपने एक सिस्टम बनाया कि ये मेरा गवर्नमेंट का काम है, ये मेरा प्राइवेट सेक्टर का काम है, इस चीज में हम मिलके काम करेंगे। प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए, उसके रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, दीज आर ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। तीन टाइप के इकोनॉमी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है आपकी, मार्केट इकोनॉमी होती है एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ये हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का मतलब समझ में आया? डिफरेंस पता चला? इकोनॉमी वो आपका सिस्टम है जिसके अंदर आप काम करोगे। इकोनॉमिक्स वो एक तरीका है जिसके थ्रू मैं एक ह्यूमन बिहेवियर को जानते हुए उसके लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, वो मेथड आपका इकोनॉमिक्स है। दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है आपकी, एक है माइक्रो इकोनॉमिक और एक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट की स्टडी करते हैं, कंज्यूमर की स्टडी करते हैं, फर्म की स्टडी करते हैं। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ होल है, जिसमें हम हर चीज की स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके ग्रुप लेवल पे काम करता है। इसमें आपकी इंडिविजुअल या मार्केट की डिमांड देखी जाती है, एक प्रोडक्ट का प्राइस देखा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हर प्रोडक्ट को मिलाकर, हर ह्यूमन बीइंग की इनकम को मिलाकर हम कितनी इनकम करें, दैट इज नेशनल इनकम। कंप्लीट आपका इन्फ्लेशन कितना है। आप कह रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट के रिसोर्सेस के अंदर या रॉ मटेरियल के अंदर 10% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक ये बताएगा कि ओवरऑल सभी प्रोडक्ट में कितना इन्फ्लेशन आया है। समझ में आया? माइक्रो एंड मैक्रो। सेकंड, थर्ड पॉइंट है आपका रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रो इकोनॉमिक आपको ये बताता है रिसोर्स कहाँ पे कितना एलोकेट करना है, किस चीज का कितना प्राइस रखना है। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक उस प्राइस की स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बारे में आपको बताता है। क्लियर यहाँ तक? माइक्रो इकोनॉमिक का जो आपका स्कोप है वो नैरो है, वो
अभी जैसे नाम ही बता रहे हैं ना, मैक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप आपका ब्रोडर है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक नेशनल लेवल पे काम करता है। देखो ये चीजें मुश्किल नहीं है, याद करने की नहीं है, सिर्फ समझने की है। कंप्लीट आपकी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक में, जितने भी ये आपके की एलिमेंट दे रखे हैं ना, डिमांड है, सप्लाई है, प्राइस है, यूटिलिटी है, कॉस्ट है, इन सब पे आपका एक चैप्टर है जो हम आगे सीरीज के अंदर कंटिन्यू पढ़ेंगे। समझ में आया? मैक्रो इकोनॉमिक जो आपको 12th के अंदर पढ़ना है, उसमें आपके चैप्टर कौन से होंगे? उसमें आपके चैप्टर होंगे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम। गाइस प्लीज होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। यस वी स्टार्ट अगेन। इकोनॉमिक एजेंट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आपके इकोनॉमिक एजेंट आएंगे आपके हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्रीज या इंडिविजुअल। जब मैक्रो लेवल की बात करते हैं तो आपके गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। यहां तक क्लियर? आगे आ जाओ। टाइप ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी आपकी देखो मेनली 3 टाइप की है। एक है सेंट्रल प्लान्ड, एक है मार्केट एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सेंटर जो है वो हर चीज प्लान करेगा आपके इकोनॉमी के बारे में। मतलब कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पे आपका सारा का सारा प्लान करके चलती है। एक्टिविटीज, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वो ये देखती है कितना प्राइवेट सेक्टर को हमें ऑप्शन देना है बिजनेस करने के लिए। रूल, रेगुलेशन, नॉर्म्स सारे के सारे गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है। की फीचर्स क्या हैं कि ये खुद बताती है प्रोडक्शन प्राइस कितना होगा। कोई प्राइवेट एंटरप्राइज या गवर्नमेंट की कोई प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता। मार्केट के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, गवर्नमेंट बताएगी। डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे वर्क नहीं किया जाता। बट द पॉजिटिव पॉइंट इज दैट कि हमेशा एंड हमेशा सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी सोशल वेलफेयर के लिए होती है, एंड जो मार्केट इकोनॉमी है उनका हमेशा एंड हमेशा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। मार्केट इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो डिपेंड करती है मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पे। कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा, कौन से प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखा जाएगा, ये सब कैसे डिसाइड होगा? ये सब डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर? सेंट्रल प्लान में गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी, मार्केट इकोनॉमी के अंदर सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड करेगी, मिक्स्ड में आपका कंट्रोल दोनों का एक साथ रहेगा। क्लियर है? मुश्किल नहीं है। की फीचर्स पढ़ लो मार्केट के भी। प्राइस डिटरमाइन बाय द कंपटीशन, कंपटीशन प्राइस डिटरमाइन करेगा। पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ एनकरेज किया जाता है और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन काफी कम होती है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ मिक्स्ड इकोनॉमी में। नाम से ही बता रहा है बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कि वेलफेयर और सोशल वेलफेयर की तरफ यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, बट साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप को भी एनकरेज किया जाता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन। अब इंडिया किस टाइप की इकोनॉमी है? इंडिया आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है। थोड़ा सा फास्ट हो गया क्या? मेरे को लगा, अगर फास्ट है तो प्लीज मेरे को बता देना। थोड़ा सा फास्ट मेरे को लगा, बट कोई नहीं। अब देखो हर टाइप के इकोनॉमी के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। हर चीज में प्रॉब्लम होती है। जी जी हाँ, हर टाइप की इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम है जो हर टाइप के इकोनॉमी में देखी जाती है। हर टाइप की इकोनॉमी का मतलब क्या है? यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपकी सेंट्रल इकोनॉमी में भी देखी जाएंगी। ओके जी। ये आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी में भी देखी जाएंगी। ओके जी। ये आपकी मार्केट इकोनॉमी में भी देखी जाती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक? Central problem of economics are the all those problems
प्रॉब्लम जो आपको हर टाइप के इकोनॉमी में देखने को मिलती हैं। क्लियर? एवरी इकोनॉमी वेदर डेवलप या डेवलपिंग, अब डेवलप्ड वो इकोनॉमी होती है जो कि डेवलप हो चुकी है, डेवलपिंग जो अभी डेवलप होने की कगार पे है, अभी डेवलप होने लग रही है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। सेंट्रल प्रॉब्लम हर टाइप के इकोनॉमी में देखी जाएगी, डेवलप है, डेवलपिंग है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। डायरेक्ट प्रॉब्लम को समझने से पहले रीजन समझते हैं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। बेटा ये प्रॉब्लम अराइज होने के ना आपके सिंपल से 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन है आपके लिमिटेड रिसोर्सेस। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? सेकंड प्रॉब्लम है उन लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है, एक से ज्यादा यूज किया जा सकता है और उन यूजेस के साथ हमारे ह्यूमन बीइंग की वांट अनलिमिटेड है। दीज आर द 3 मेन प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। दीज आर द 3 मेन रीजन। क्या क्या रीजन है दोबारा बताओगे फटाफट सारे? मैम फर्स्ट रीजन है आपका लिमिटेड रिसोर्सेस। फर्स्ट रीजन है आपका लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है जी। सेकंड रीजन है आपके उन लिमिटेड रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूज होता है, ठीक है जी। थर्ड रीजन है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ मेरे ह्यूमन बीइंग की वांट अनलिमिटेड है। ये 3 रीजन है। क्लियर यहां तक? अब आ जाओ, अब इनकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या राइज हुई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। एक एक को समझते हैं। अब मेरे को ये बताओ, देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। आपके पास ना रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस पॉइंट को अब आप पकड़ के रखना है। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर ये पॉइंट आपका हर जगह काम आएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट। क्या? 4 बार बोलो, लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट। अब देखो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मेरे पास ना 100 ही रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपीज है, मेरी वांट अनलिमिटेड है। मेरे को टॉफी भी चाहिए, मेरे को चॉकलेट भी चाहिए, मेरे को मैगी भी खानी है, मेरे को चिप्स भी चाहिए, एक्सेट्रा, है ना। लेकिन मेरे पास पैसे सिर्फ 100 हैं। तो यहां मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं। बच्चे तो हर चीज मांग रहे हैं, मैं टॉफी बनाऊं या मैं चॉकलेट बनाऊं, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड पॉइंट, ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं टॉफी बना रहा हूं, तो इसी में व्हाट टू प्रोड्यूस में आएगा इन व्हाट क्वांटिटी, इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है मैंने एक चीज डिसाइड कर ली कि मैं ये बनाने वाला हूं, कितनी क्वांटिटी में बनाऊंगा, प्रॉब्लम है। सेकंड आया, अब इसको बनाने की ना मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं लेबर का यूज कर सकता हूं, दूसरा मैं मशीन का यूज कर सकता हूं। These are the 2 techniques of producing a goods, that is labor intensive technique and the second one is capital incentive technique. Labor incentive technique का मतलब क्या है कि मैं लेबर से काम करवाऊंगा, कैपिटल इंसेंटिव मैं मशीन से काम करूंगा। अब दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान है। कैसे? अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हो तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो सबकी जेब में पैसा ही पैसा होगा, सबके पास पैसा होगा तभी तो डिमांड अराइज होगी। आपने सिर्फ प्रोडक्ट बना दिए लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, किसी के पास वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो उसकी तो डिमांड ही नहीं होगी, कोई फायदा नहीं है। सेकंड है आपका मशीन, मतलब कैपिटल इंसेंटिव, मेरा टाइम कम लगेगा, मेरा कॉस्ट कम लगेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो डिमांड भी नहीं होगी, डिमांड भी नहीं होगी, प्रोडक्ट बनाने का फायदा क्या। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन लेना है, ये आता है आपके हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए मैं प्रोड्यूस करूं। आप हर सोसाइटी में 2 टाइप के पर्सन होते हैं, एक आपके रिच क्लास सोसाइटी होती है, एक आपके मिडिल क्लास या पुअर क्लास सोसाइटी होती है। अगर आप रिच क्लास सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको क्वालिटी बेटर रखनी पड़ेगी प्रोडक्ट की,
भले ही आप क्वांटिटी थोड़ी सी कम दे दो, प्राइस आप इसका हाई सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप पुअर क्लास सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको क्वांटिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की, और प्राइस भी आपको कम ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होगा। लेकिन सोसाइटी में एग्जिस्ट तो दोनों चीजें करती है, तो मेरे को इसका भी कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो एक्चुअली में इकोनॉमी क्या है, अब समझ में आया? एक्चुअली में इकोनॉमी क्या है, इन सबका एक बेटर कॉम्बिनेशन। इकोनॉमिक्स में भी हमने यही देखा था कि एक बेटर कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए रिसोर्सेस का। क्लियर हुआ? व्हाट टू प्रोड्यूस, तो थोड़ा फटाफट रिवाइज करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या गुड प्रोड्यूस करनी है, कितनी क्वांटिटी में करनी है, ठीक है जी, ओके बिल्कुल। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करनी है, दो मेथड, लेबर इंसेंटिव एंड कैपिटल इंसेंटिव, ठीक है जी। आगे आ जाओ। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इन सब का कॉम्बिनेशन ही हमारा इकोनॉमिक्स है। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके लिए ये मैंने आगे लिखा भी है, what to produce, what goods or services produced and in what quantity, ठीक है। how to produce में लेबर इंसेंटिव एंड कैपिटल इंसेंटिव, फॉर whom to produce, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आ जाओ। अब एक आपके पास ऑप्शन है कि अब जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देता है। हमने क्या किया, हमने यहाँ देखा बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इन सबके कॉम्बिनेशन का मुझे बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप क्या प्रोड्यूस करोगे, वो बताता है आपका पीपीसी कर्व। देखते हैं ये क्या है पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये कर्व शो करता है मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके गुड और सर्विसेज का क्या बन सकता है जो आपके पास रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है उसके साथ। बेस्ट कॉम्बिनेशन गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का कौन सा होगा जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, वो बताता है पीपीसी कर्व। वो बताता है क्या, पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व क्या है, पीपीसी कर्व एक कॉम्बिनेशन है गुड्स और सर्विसेज का लिमिटेड और गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ कि आप कितना मैक्सिमम ले सकते हो। देखो ये है आपके पीपीसी, ये है आपका पीपीसी कर्व और इसको बोला जाता है शेड्यूल, या आप इसको बोल सकते हो टेबल। एग्जाम्पल दे रखा है देखो, कॉम्बिनेशन आपको दो गुड्स प्रोड्यूस करनी है, गुड वन एंड गुड टू। गुड वन, अगर आप गुड वन 0 प्रोड्यूस करते हो तो गिवन रिसोर्सेज के साथ आप गुड टू को 15 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो। रिसोर्सेज आपके फिक्स हैं, ध्यान ये रखना है। क्या, गुड वन को अगर आप 0 प्रोड्यूस करते हो तो उतने ही रिसोर्सेज में गुड टू को आप 15 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर यहां तक? अब मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं, मेरे को ना गुड वन को आप ले लो क्या, वीट, इसको ले लो राइस। अब मैंने देखा इकोनॉमी के अंदर हमारे वीट की डिमांड बढ़ने लगी है, तो मैंने एज ए प्रोड्यूसर क्या स्टार्ट किया, मैंने एज ए प्रोड्यूसर वीट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करना है। अगर मैं 1 यूनिट वीट का बढ़ाऊंगा तो मुझे राइस की 5 यूनिट कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ये लैंड एरिया है आपके पास, इस लैंड एरिया पे पहले आप ओनली एंड ओनली राइस ग्रो करते थे, अब यही लैंड एरिया है बेटा, इसी लैंड एरिया में से कुछ पार्ट आपको वीट के लिए निकालना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, एक सेकेंड वेट।
यस वी स्टार्ट अगेन। मैं आपको ना ये पीपीसी कर्व वाला एक बार दोबारा बता देती हूँ, ध्यान से देखना। मैं खुद बना रही हूँ इस बार टेबल, उस टेबल में थोड़ी सी गड़बड़ थी और वो मैंने कॉपी पेस्ट किया था टेबल, सो उस टेबल में गड़बड़ थी इसीलिए। ओके, ध्यान, मैं बताऊंगी भी लास्ट में, वो मेरे पास टेबल है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी इसमें क्या गड़बड़ थी। ओके, ध्यान से देखना। आपके पास है, ये है कॉम्बिनेशन, ये है आपके पास वीट, ये है आपके पास राइस। कॉम्बिनेशन ए, राइस को आप प्रोड्यूस कर रहे हो 30 यूनिट, वीट को प्रोड्यूस कर रहे हो 0, कुछ भी वीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अब आपके पास सेम वही लैंड एरिया है, आपको क्या करना है, राइस के प्रोडक्शन को आपको वीट के प्रोडक्शन को आपको बढ़ाना है। अगर आपका वीट का प्रोडक्शन 1 यूनिट इंक्रीज हुआ तो राइस के प्रोडक्शन को आपको 28 यूनिट करना पड़ा। मतलब कि 1 यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास 2 यूनिट ऑफ राइस को कम करना पड़ा। समझ में आया क्या? 1 यूनिट वीट की प्रोड्यूस करने के लिए राइस की 2 यूनिट को कम करना पड़ा। इतना समझ में आया? इसी से आपका आएगा आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कंसेप्ट भी अभी समझाऊंगी, अभी बस ध्यान से सुनते चलो। अब आपने क्या किया, अब आपका मन किया 1 यूनिट और बढ़ा लेता हूं वीट की, ठीक है, वीट की 1 यूनिट और बढ़ा ली। अब राइस क्या 2 ही यूनिट में मान जाओगे? क्या 2 ही यूनिट कम करोगे? अभी भी नहीं भाई, बार बार वीट को बढ़ाते जा रहे हो। अब मेरे को ना कम से कम 4 यूनिट कम करनी पड़ेंगी। अब मेरे को यहाँ पे 4 यूनिट कम करना पड़ा। 1 यूनिट बढ़ाने के लिए मेरे को अब 4 यूनिट कम करना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है? इस क्यों को अभी साइड में रखो, इस क्यों का रीजन मैं अभी दूंगी। मेरे को बस 2 मिनट का टाइम दो, बट टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले तो मैंने सिर्फ और सिर्फ राइस वीट की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए राइस की 2 यूनिट को सेक्रीफाइस किया। पहले मैंने क्या किया, वीट की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए राइस की 2 यूनिट को सेक्रीफाइस किया। अगली बार सेम वीट की 1 ही यूनिट बढ़ी है, इस बार मैं राइस की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं? मैं 4 यूनिट को सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। इसका रीजन है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट क्या है एक बार ये समझ ही लेते हैं। अभी देखो, एक टर्म होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरी है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोनों को समझते चलना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बेटा वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, जिसको आप छोड़ रहे हो, जिसको आप जाने दे रहे हो, उस ऑल्टरनेटिव के कॉस्ट। एग्जाम्पल क्या, आप करते हो जॉब, 11th में आ चुके हो, 12th के बाद काफी बच्चे जॉब करने लगते हैं, ये एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। आप जॉब करते हो एज ए फ्रेशर, आपकी फर्स्ट जॉब थी, वो आपको 20,000 पे कर रही थी, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस हुआ, आपकी सेकंड जॉब आपको 30,000 पे कर रही है, ओके जी। आपको और एक्सपीरियंस हुआ, थर्ड जॉब आपको 45,000 पे कर रही है, ओके जी। और भी एक्सपीरियंस हुआ, फोर्थ जॉब आपको 70,000 पे कर रही है, बहुत बढ़िया। फिफ्थ जॉब आपको, चलो इतना ही ले लेते हैं, इसी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, आप ज्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब अगर मैं इसके लिए पूछूं कि जो ये 70,000 वाली जॉब है, ये पाने के लिए आपको क्या खोना पड़ा, ये जॉब पाने के लिए आपको क्या खोना पड़ा? आपको 45,000 वाली, 45,000 वाली जॉब को खोना पड़ा। तो जब आप एक चीज को एक्सेप्ट करने के लिए किसी दूसरी चीज को फॉरगॉन कर देते हो, किसी टाइम पे ये भी आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव था ना, बेस्ट ऑल्टरनेटिव था ना। 30,000 से 50,000 पे जब आए तो ये एक नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। लेकिन अब जब 45 से 70 पे जा रहे हो, तो 70 के कंटेक्स्ट में अगर हम देखा जाए तो इससे पहले वाला जो आपको ऑल्टरनेटिव था उसको आप छोड़ रहे हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को लेने के लिए जो पिछली चीज को छोड़ रहे हो, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल, 70,000 वाली जॉब लेने के लिए
लिए 45,000 वाली जॉब को जो छोड़ रहे हो, तो 45,000 इज हियर योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया? समझ में आया। अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसे भी समझो। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट है फॉर प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। ध्यान रखना, पूरे इकोनॉमिक्स में काम आएगा ये। जहां भी ये वर्ड मार्जिनल आ गया ना, जहां भी ये वर्ड मार्जिनल आ गया, यहां मार्जिनल का मतलब है एडिशनल। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक और एडिशनल। इसी एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालती हूँ, फर्स्ट की 0 है जी, बिल्कुल। अब जब सेकंड से फर्स्ट के कंपेयर में देखेंगे तो सेकंड के लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जी? 10,000। अगर यहाँ पे मैं सेकंड के लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ रही हूँ, दैट इज 10,000, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ रही हूँ तो वो 20,000 है। मैंने 20,000 की अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है, लेकिन कितने एक्स्ट्रा लेने के लिए? 10 एक्स्ट्रा लेने के। बोले एक्स्ट्रा ही आपका एडिशनल मतलब मार्जिनल है। समझ में आया? नेक्स्ट, यहाँ पे आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी जी? 15,000। नेक्स्ट 75 में से 45 जाएंगे, 10 में से 5 गए 5, ये आएगा आपका 25,000। समझ में आया? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अब देखो, अब मेरे को ये बताओ, इज दिस पॉसिबल कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी डिक्रीज होगी? क्या अगर एज ए रैशनल कंज्यूमर हूं मैं एक रैशनल कंज्यूमर हूं, क्या इस केस में आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो सकती है? हाँ या ना? जी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या ये पॉसिबल है? आप पहले 45,000 पे जॉब कर रहे थे और अब ये कह रहे हो कि मैं 45,000 पे नहीं, अब मैं जॉब करने को रेडी हूं सिर्फ और सिर्फ 40,000 पे। क्या ऐसा करोगे? नहीं करोगे। तो जर्नली कंटेक्स्ट में जब हम देखते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्रीज। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्रीज। जर्नल एक्सेप्शंस तो आपकी बहुत एक्सेप्शंस में आपको घुसना भी नहीं है अभी। क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ इस पे दोबारा अपने टेबल पे। पहले आपको वीट प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट, वीट की 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए आपने 2 यूनिट राइस की छोड़ दी, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ 0 है, यहाँ आपकी आएगी 2 यूनिट आपने छोड़ी है फॉर दी गेन ऑफ 1 यूनिट, दैट इज 2। नेक्स्ट आप क्या करोगे? अब यहाँ पे आपने 4 यूनिट सेक्रीफाइस की है राइस की टू गेन द यूनिट ऑफ वीट 1, अगेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई 4। आगे देखो, अगेन वीट को 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है, राइस आपका अब कितने यूनिट छोड़ोगे आप? एटलीस्ट अब 4 से तो ज्यादा ही छोड़ोगे, मतलब 4 से ज्यादा ही सेक्रीफाइस करोगे। तो अब हमने ले लिया 6 का सेक्रीफाइस, तो 6/1 इज इक्वल टू 6। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये इंक्रीज ही क्यों लेनी है, ये समझ में आया? हर बार आप अपना ये जो गैप है, हर बार ज्यादा से ज्यादा क्यों सेक्रीफाइस करने को तैयार हो? ड्यू टू द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर बार क्यों ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो? रीजन समझ में आया? अब आ जाओ, अगेन इस टेबल को मैं फटाफट कंप्लीट कर देती हूँ। 10, यहाँ पे आप 8 छोड़ने के लिए तैयार हो, एमओसी आपकी 8 आ गई। देन 5th यूनिट जब आपको प्रोड्यूस करनी है, आप 10 की 10 छोड़ने को तैयार हो, तो 10/1 इज इक्वल टू 10। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई आपकी 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? ये आपके कॉम्बिनेशन है ABCDE एंड F, ये सारे कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम इसके डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका इसका डायग्राम कैसे बनेगा? मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ, देखना ध्यान से देखना, थोड़ा सा स्पेस भी तो चाहिए। ध्यान से देखना इसे, बिल्कुल ध्यान से। ये है आपकी एक्स एक्सिस,
ये है आपकी वाई एक्सिस। कोई भी डायग्राम को अगर रीड करते हो ना बेटा, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड होता है। ध्यान रखना, ये पॉइंट मैं क्यों बता रही हूँ अभी आगे एक्सप्लेन भी करूंगी। वाई द डायग्राम इज ऑलवेज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका रीजन अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, अब देखो ये है आपका 0। एक्स एक्सिस पे ले लो आप यहाँ पे अपना वीट, वाई एक्सिस पे ले लो आप राइस। ले लिया? हाँ जी ले लिया। अब देखो वीट 0 1 2 3 4 5 वीट ले लिया। यहाँ पे ले लो आप 5 10 15 20 25 30 35 5 10 15 20 25 30 35 1 2, इस वीट को थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, 3 4 5 वीट। अब कॉम्बिनेशन बनाओ, 0 पे 30, फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ गया। सेकेंड पॉइंट, जब एक यूनिट वीट की है तो ये कितना होगा 28, 28 इज थोड़ा सा यहाँ पे आएगा आपका। हाँ जी, सेकेंड यूनिट कर रहे हो 24, 24 आपका यहाँ आएगा। ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा आपको। जब आप इसको ग्राफ में बनाओगे ना, ये बिल्कुल सही बनेगा, बिल्कुल सही। ओके, 3 पे है आपका 18, 18 आपका लगभग यहाँ आएगा। देन है आपका 10, 10 आपका यहाँ आएगा, एंड देन 0। अगर आप इसकी शेप देखोगे तो दिस इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, दिस इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, दिस इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये आपके पीपीसी की शेप बनेगी। अब आपके पास क्वेश्चन आ गई बढ़िया बढ़िया, देखो शिफ्ट में बाद में बताती हूँ। वाई पीपीसी स्लॉप डाउनवर्ड, आप इसको डाउनवर्ड क्यों कह रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ। डाउनवर्ड बेटा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने बताया रीड कैसे करते हो, लेफ्ट टू राइट। तो यहां से आपका स्टार्ट होगा, तो यहां से तो ये डाउन ही जा रहा है ना, डाउन ही जा रहा है ना, तो दैट्स वाई पीपीसी स्लॉप डाउनवर्ड। बट वाई द पीपीसी स्लॉप डाउनवर्ड, बिकॉज रिसोर्सेज मेरे पास कम है, और उन कम रिसोर्सेज में अगर मुझे ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तो मुझे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसे ही मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती हूँ। और हर बार ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मतलब कि एक यूनिट बढ़ाने के लिए, एक यूनिट वीट की बढ़ाने के लिए मुझे राइस को हर बार पिछली बारी के कंपेयर में ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। डाउनवर्ड स्लोपिंग रिफ्लेक्ट करता है ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, एक के बदले दूसरा। डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका क्या शो कर रहा है कि एक चीज के बदले दूसरी चीज। पीपीसी वॉर अपवर्ड स्लोपिंग, क्या पीपीसी अपवर्ड स्लोपिंग हो सकती है, आप मेरे को बताओगे इसका आंसर। इफ द पीपीसी वर अपवर्ड स्लोपिंग, पहले इफ नहीं, पहले तो ये बताओ क्या पीपीसी अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इट वुड मीन मोर ऑफ बोथ गुड विद द सेम रिसोर्सेस। पीपीसी अपवर्ड स्लॉपिंग का मतलब क्या है कि दोनों गुड्स को आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करते जा रहे हो सेम रिसोर्सेस के साथ। टेक्नोलॉजी सेम है, रिसोर्सेस सेम है, प्राइस मनी सेम है, तो आप उनको ज्यादा यूज कर ही नहीं सकते। जब एक टॉफी आपकी 10 रुपए की है, एक चॉकलेट आपकी 20 रुपए की है, टोटल आपके पास 120 रुपीज ही है। 120 में आप मैक्सिमम आप 10 टॉफी ले सकते हो या फिर आप 6 चॉकलेट ले सकते हो। इज दिस पॉसिबल कि 120 रुपीज में ही अब मैं 12 टॉफी और 18 चॉकलेट ले रहा हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। रिसोर्सेज ही जब सेम है तो सेम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। सो द पीपीसी कभी भी अपवर्ड स्लॉपिंग नहीं हो सकता।
क्लियर। डाउनवर्ड का रीजन समझ में आ गया, क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी हमेशा इंक्रीज होती जाती है। अब वाई द कनकेव, तीन क्वेश्चन पूछ रही हूं। एक है आपका वाई कनकेव, क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है? इज द पीपीसी स्ट्रेट लाइन? क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? सेकंड क्वेश्चन है ये मेरा। थर्ड क्वेश्चन है, क्या पीपीसी कन्वेक्स हो सकता है? क्या पीपीसी कन्वेक्स हो सकता है? फटाफट 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 मुझे इसका आंसर देंगे अभी आप सभी। देखो 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 देखो, पीपीसी आपका कनकेव क्यों होता है? पीपीसी की शेप आपकी ये क्यों होती है? पीपीसी की शेप आपकी ऐसी क्यों नहीं हो सकती? वाई दिस शेप? क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? अब समझो कि मैंने उस डायग्राम में क्या गलती करी थी। ये देखो, एक डायग्राम है हमारे पास ये, जहां आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। एक डायग्राम था आपके पास ये, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो जब आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होगी, तब आपका पीपीसी क्या शेप बनेगा? पीपीसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। पीपीसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, बट जर्नली पीपीसी क्या होता है? कनकेव होता है। कनकेव क्यों होता है? रीजन आप सबको अब समझ में आ गया होगा। पीपीसी इज कनकेव बिकॉज इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज इंक्रीजिंग द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको आप मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हो, ये ध्यान रखना। सेकंड नेम समझ में आ रहा है सारा? देखो देखो देखो, अब थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट और बचे हैं हमारे। इससे बेटर आई डोंट थिंक सो कि पीपीसी आपको कोई और एक्सप्लेन कर पाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये थोड़ा सा रीड कर लेना, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज क्यों होती है, ये रीजन मैंने आपको बताया। इसको थोड़ा सा रीड कर लेना, कोई डाउट रह जाए तो मुझसे पूछ लेना। सीधा हम चलते हैं पीपीसी शिफ्ट एंड पीपीसी रोटेशन। देखो अब दो चीजें हैं, मैं एक बार टेबल की तरफ चलती हूँ, फिर इस पे आऊंगी वन बाय वन। दो चीजें हैं, एक है आपका पीपीसी शिफ्ट होता है और एक आपका पीपीसी रोटेट होता है। पीपीसी शिफ्ट का मतलब क्या है? कि दोनों के दोनों प्रोडक्शन पे अफेक्ट हो रहा है। लाइक आपका पीपीसी एक पहले ये था, दिस इज योर पीपीसी 1। अब आपका पीपीसी कर्व जो है वो यहां आ चुका है, ये है पीपीसी 2। शिफ्ट हो गया या तो राइटवर्ड या फिर वो शिफ्ट हो सकता है आपका लेफ्टवर्ड, दिस इज पीपीसी 3। अगर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है? कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है आपकी।
बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी खराब हो चुकी है आपकी। तो शिफ्ट में क्या आता है, पीपीसी शिफ्ट करता है ड्यू टू चेंज इन दी इकोनॉमी टोटल रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस थे वो बढ़ चुके हैं आपके। रिसोर्सेस कैसे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़िया होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़िया होगी, मशीन्स बढ़िया बढ़िया आ गई, नई नई मशीन्स आ गई। एक होता है राइट वर्ड शिफ्ट, एक होता है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अभी बताया राइट वर्ड ये पीपीसी था, इसके राइट में शिफ्ट हो गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। सॉरी राइट वर्ड ये है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रिसोर्सेज इंक्रीज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, एजुकेशन बेटर हो रही है। अगर आप शिफ्ट की बात करते हो तो दोनों की दोनों, ये मेरी गुड ए है, ये मेरी गुड बी है। एक्स एक्सिस पे मैंने गुड ए ली है, वाई एक्सिस पे मैंने गुड बी ली है। तो दोनों की दोनों को आप अब ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो। वहीं पे आपकी टेक्नोलॉजी खराब होगी, कोई इकोनॉमिक डिजास्टर नहीं, नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई वार आ गया, पैंडमिक आ गया, इकोनॉमी खराब होगी, तो आपके पीपीसी हो जाएगा कैसा, अब बैकवर्ड शिफ्ट। दिस इज द शिफ्ट। वहीं पे अगर रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन में किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। रोटेशन में किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है आपका गुड ए, ये है आपका गुड बी। ये था मेरा ओल्ड पीपीसी, दैट इज माय पीपीसी 1। अब आपकी गुड ए को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो आपका पीपीसी यहां से अब शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। दिस इज शिफ्ट, सॉरी 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 सॉरी, रोटेशन रोटेशन रोटेशन। अब आपका पीपीसी रोटेट हो जाएगा यहां से यहां तक। समझ में आया? रोटेशन का मतलब क्या है, व्हेन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव ओनली फॉर द वन गुड, एक गुड को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी बढ़ी है। टाइप ऑफ रोटेशन आउटवर्ड रोटेशन हो सकती है और इनवर्ड रोटेशन हो सकती है। आउटवर्ड आपकी ये वाली गुड आउटवर्ड होगी और इनवर्ड इस गुड की टेक्नोलॉजी जो है वो खराब होगी। तो ये पीपीसी आपका इस तरीके से बढ़ जाएगा। क्या ये सेकंड गुड में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सेकंड गुड में आपको कैसा होगा, ये मेरा ओल्ड पीपीसी था, अगर आपकी आउटवर्ड हुई है तो ये इस तरीके से बन जाएगा, और अगर इनवर्ड हुई है तो ये इस तरीके से बन जाएगा, यहां से यहां गया और यहां से यहां, ये आउटवर्ड और दिस इज इनवर्ड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? फटाफट एक बार कंफर्म डिफरेंस देख लो। अगेन हॉल कर्व शिफ्ट करता है, यहाँ पे ओनली रोटेट करता है एक ही एक्सिस पे। ये जनरली रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी के इंक्रीज होने की वजह से होता है। ये कुछ स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट हो गई है किसी एक सेक्टर के अंदर। ये है कंप्लीट पीपीसी का कंसेप्ट। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कनकेव होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बेसिक कंसेप्ट है पीपीसी के की कंसेप्ट में कि स्कार्सिटी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ फीचर्स वो दिखा देती हूँ, मैंने किया था, ये रहे की फीचर्स हो, देख लो पीपीसी के। शो स्कार्सिटी, रिसोर्सेज की कमी को शो करता है ये, किससे ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। शो करता है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जा रही है। कनकेव शेप, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज है, कनकेव होता भी एक्चुअली में यही है, बट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज है, कन्वेक्स। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम है, स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? ऑल पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ कर्व फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। ये पॉइंट और समझ लो, देखो इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट आप यहाँ पे बीच में भी एलोकेट करोगे, ये शो करते हैं फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इस कर्व के अंदर जितने भी अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट आपको शो करेंगे अंडर यूटिलाइजेशन। क्या? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, की आपके रिसोर्सेस
पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही हैं। और अगर इस कर्व के बाहर कोई भी पॉइंट है तो ये पॉइंट शो करेंगे ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। उधार ले लेके रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, ओवर यूटिलाइज कर रहे हो रिसोर्सेज को, जितना है ही नहीं उससे ज्यादा यूज कर रहे हो। ये पॉइंट पे ध्यान रख लेना भाई। एनी पॉइंट इनसाइड है तो अंडर यूटिलाइजेशन, आउटसाइड है तो अनअटेनेबल विद द करंट रिसोर्सेज। करंट रिसोर्सेज के साथ इस चीज को नहीं ले सकते हो। क्लियर? रिसोर्सेज को बढ़ा लो, टेक्नोलॉजी को बढ़ा लो। यहां तक क्लियर? चैप्टर समअप होने पे आया है। फटाफट एक रिवीज 5 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। इकोनॉमी क्या है? सोशल सिस्टम है जिसके अंदर हम ये देखते हैं रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। 2 टाइप की इकोनॉमी होती है, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो स्मॉल लेवल पे, मैक्रो लार्ज लेवल पे। माइक्रो के अंदर डिमांड, सप्लाई, प्राइस, यूटिलिटी, रेवेन्यू, प्राइस थ्योरी का कंसेप्ट पढ़ते हैं। मैक्रो के अंदर आप नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो। 3 टाइप की इकोनॉमी देखने को मिलती है। इकोनॉमी आपकी एक सिस्टम है पूरा का पूरा, किस तरीके से इकोनॉमिक्स वर्क करेगी। सेंट्रल के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल करता है सब कुछ, एडवांटेज है, सोशल वेलफेयर पे ज्यादा काम किया जाता है। मार्केट के अंदर प्राइवेट एंटरप्राइज कंट्रोल करती हैं और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आपका कॉम्बिनेशन बनता है। मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। मिक्स्ड के अंदर दोनों चीजें होती हैं। इंडिया जो है वो आपके मिक्स्ड इकोनॉमिक एग्जाम्पल है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम आई क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट अनलिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज भी बहुत सारे हैं, तो कौन सा यूज करें ये नहीं पता। उसके बाद व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करना है, लेबर या कैपिटल। फॉर होम टू प्रोड्यूस में डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, रिच को देना है या पुअर को देना है। उसके लिए सॉल्यूशन आया, कॉम्बिनेशन बताया जाता है पीपीसी के थ्रू। पीपीसी क्या है कि कॉम्बिनेशन बताता है गिवन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी के साथ कितना मैक्सिमम कॉम्बिनेशन तुम 2 गुड्स का ले सकते हो। ये हमने पीपीसी के बारे में उसका टेबल बनाया और उसको समझा। अब पीपीसी के अंदर शेप कनकेव क्यों होती हैं? क्योंकि इंक्रीजिंग एमओसी। एमओसी क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, फॉरगॉन की कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एडिशनल प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट है आपकी। ये पूरा हमने कंसेप्ट पढ़ा। फिर हमने पीपीसी का शिफ्ट और रोटेशन देखा। शिफ्ट में जब आपकी रिसोर्सेज इंप्रूव हो जाती हैं, आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है। 2 तरीके का शिफ्ट, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड में इंक्रीज हो रही है, लेफ्टवर्ड में डिक्रीज हो रही है। रोटेशन के अंदर एक प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करने के तरीके में चेंज आ जाता है या एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है तो वो रोटेशन होता है। दोनों का डिफरेंस हमने देखा, पीपीसी के बारे में समझा, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों है और कनकेव क्यों है, ये सब हमने देखा। यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सबको हर चीज समझ में आई होगी। क्लास में लास्ट तक आप बने हो तो बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो। एट लास्ट, a very 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 big thank you so much to all of you.